लोग जीव विज्ञान का अपना आनुवंशिकता एवं जैव विकास का एक और सेशन लेते हैं प्रश्न उत्तरों के साथ। तो हम लोगों ने इससे पहले जो सेशन करा था उसमें भी हमने थोड़े प्रश्न और उत्तर देखे थे और ये देखा था कि जितने भी प्रश्न होते हैं चैप्टर पर ही रिलेटेड होते हैं। जितना ध्यान से चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ चीजों को याद रखेंगे तो हमें आंसर देने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो थोड़े से प्रश्न उत्तर हम आज और ले रहे हैं। तो एक आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो जीवाश्म मीन्स फॉसिल्स। तो अब आप हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा है तो आप पहले फॉसिल्स का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए और कभी अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है जो उसका टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो तो मैं ये चाहती हूँ कि आप और ये आप लोग के लिए अच्छा भी होगा कि आप फिर वो अपना कॉपी अपनी नोट बनाइए कॉपी में कि ये वाला टॉपिक तो पढ़ा जरूर था लेकिन याद नहीं आ रहा है। और जब आप ऐसे नोट्स बना लेंगे तो फिर से चैप्टर आपको याद रहेगा कि आपको क्या चीज फिर से पढ़नी है। और अगर आपने नोट नहीं करा तो उस चैप्टर का आपको एकदम याद आ जा रहा है, आंसर दे दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो चीज तैयार है। तो हर चैप्टर को अगर आप इस टाइप से एनालाइज करेंगे तो देखेंगे लर्न करने का आपका थोड़ा ही बचेगा, ज्यादा नहीं बचेगा। चलिए हम पहले इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। जीवों के चट्टानों में दबे अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। तो देखिए क्योंकि हमसे पहले ये पूछा गया जीवाश्म क्या है तो हमें बताना होगा वो क्या है। तो तो उसका ये एक आपका आ गया कि जो चट्टानों में जो जीवों के अवशेष दबे होते हैं उनको हम जीवाश्म कहते हैं। बहुत सालों पहले जिन जीवों का अपघटन नहीं हो पाया था वे मिट्टी में दब गए थे। मीन्स जो पूरी तरीके से डिटेरियोरेट नहीं हुए, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा ठीक से खा नहीं पाए या ऐसे वो दब गए कि उनमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ही नहीं कर पाए। तो वो जो दब गए और उनके शरीर की जो छाप थी वो मिट्टी में रह गई और ये मिट्टी बाद में पर्यावरणीय परिवर्तन के द्वारा एक वो चट्टान में बदल गई। जीवों के इस तरह की परिरक्षित अवशेष फॉसिल्स कहलाते हैं। तो हमने देखिए अगर हमारा बहुत शॉर्ट कुछ पूछा गया है तो एक लाइन में भी हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ अगर हम थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे दें तो वो हमें एक अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो ये बहुत डिपेंड करता है कितने नंबर का प्रश्न है, किस वे में पूछा गया है, ये सब हमें जो प्रश्न की भाषा होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब जब जैव विकास से हम इसका रिलेशन कर रहे हैं फॉसिल्स का, तो ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में जानने में सहायता करते हैं कि जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई या हमारे पूर्वज जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई वे कैसे थे। हमें फॉसिल से ही पता चला कि अच्छा ये जीव इस प्रकार के थे। और फिर जैसे आप जानते हैं कि जो मैं अभी आगे पढ़ने जा रही हूँ कि पृथ्वी के सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर में पाए जाने वाले जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए होते हैं और कार्बन डेटिंग की सहायता से जीवाश्म के समय का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये जो हम चीज देख रहे हैं कि जब हमें ऐसे जीवाश्म मिल रहे हैं जो ऊपर भी हैं और थोड़े नीचे भी हैं और फिर हम उनमें कोई सिमिलैरिटी देख रहे हैं या जो अब पृथ्वी पर जीव है उनसे कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हैं, तो उससे हमें एक पता चलता है कि ये जो जीव इस समय इस धरती पर है अगर हम कहें उनके एंसेस्टर्स किस टाइप के थे, तो ये हमें जीवाश्म ये सब समझने में एक सहायता देते हैं। और इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि किस प्रकार एनवायरनमेंट में चारों तरफ ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ कि अब वो उनके जीवन के लिए घातक हुआ और उनमें से अगर कहें उनका उस स्पीशी का कोई भी प्राणी अब इस धरती पर नहीं है। दूसरा प्रश्न है क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। हम क्योंकि जैसे हम इतने मनुष्य का ही एग्जाम्पल ले लें तो हम मनुष्य हैं लेकिन करोड़ों इंसान इस धरती पर हैं और हर किसी में या तो आकृति या रंग या आकार किसी एक वजह से वो हमें कुछ एक वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इसका कारण क्या है?
तो सभी मानवों में विभिन्नताओं के साथ शारीरिक संरचना, संगठन, क्रियाविधि आदि से संबंधित बहुत सी समानताएं होती हैं। इसके अतिरिक्त इनमें पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या तथा उनकी संरचना भी समान होती है। इस कारण सभी मनुष्य एक ही स्पीशीज के हैं। कि इतना वेरिएशन के बाद भी हम एक स्पीशी के कैसे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स नंबर सेम है। और जितनी हमें अलग अलग स्पीशीज मिलती है उनमें हमें क्रोमोसोम्स के में नंबर डिफरेंट मिलेगा। तो हर स्पीशी का अपना क्रोमोसोम नंबर होता है, और उस क्रोमोसोम नंबर के जितने भी जनरेशन्स होगी, जितने भी प्राणी होंगे, वो सब एक समान दिखाई, मतलब एक उस स्पीशी के कहलाएंगे, लेकिन थोड़ी विभिन्नताओं के साथ हम उनको इस पृथ्वी पर पाते हैं। एक और जो आज का प्रश्न है वो है, विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपांजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो विकास के आधार पर चिंपांजी की शारीरिक संरचना इन सब में सबसे ज्यादा जटिल है। हम जानते हैं कि विकास में प्रगति की स्पष्ट प्रवृत्ति है, समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि की हो जाती है। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन बना था वो एक सेल से बना था, बहुत सूक्ष्म, जो अभी अगर हम कहें अमीबा, जो हम ऐसे आंखों से देख भी नहीं सकते। और आज अगर हम देखें तो हम इस अमीबा के कंपैरिजन में हम ही कितने बड़े प्राणी हैं, और तो हाथी ले ले, जिराफ ले ले, वो कितने बड़े प्राणी हैं। तो ये जो अगर वो कैसे, ये एक अगर कहें इतने हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो संरचना उसमें शारीरिक अभिकल्प उसमें डेवलपमेंट होता चला गया। और वो डेवलपमेंट की वजह से जो जिसमें जो चेंज आया, जो जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में थे, जो जेनेटिक चेंजेस आए, नए नए जीव बनते चले गए। और इसमें हम देखें तो जो शारीरिक अभिकल्प है उसमें चिंपैंजी, क्योंकि और सब चीजों के साथ जो अंदर का जो डेवलपमेंट हुआ, अगर इन सब जो अगर जीवों की बात करें तो चिंपैंजी में जो ब्रेन है वो काफी कुछ एक डेवलप स्टेट में है। एक और जो प्रश्न है वो है, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी से वे में वंशानुगत क्यों नहीं होते हैं? ये अगर आपको याद होगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले सेशन में भी करा था। तो आप ये एक मान के चले, इस चैप्टर में आपका एग्जाम के पर्पज से देखें तो एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा कि कौन से वंशानुगत हो सकते हैं कैरेक्टर्स, कौन से नहीं हो सकते, उनका कारण क्या है, वो किस प्रकार वंशानुगत होते हैं। तो इसके रिलेटेड एक ना एक प्रश्न होगा। तो जो मैंने आपको पिछले सेशन के एंड में समझाया था वही सेम कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखें, और आपके आंसर ये समझ लीजिए कि एक प्रश्न का उत्तर तो आपका पक्का है। तो इसका प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामान्य तौर पर वही लक्षण ट्रांसफर होते हैं जिनका अनुवांशिक आधार जीन अथवा गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए ये एक लाइन आप अपनी तैयार रखें, क्योंकि ये है कि जहां आपको गुणसूत्र का नहीं, जीन का नहीं है मिलेगा, वहां पे कैरेक्टर्स आगे जनरेशन में नहीं जाएंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, पिता की लंबाई अधिक होने पर बच्चों की लंबाई भी अधिक होगी, उसमें ये लक्षण अपने पिता से पुत्र में अनुवांशिक जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं कि ये जो अगर कहीं हाइट का जो करेक्टर है वो जेनेटिक है, तो उसमें वो पिता लंबे हैं तो बच्चों में भी अच्छी लंबाई की अपेक्षा होती है। किंतु उपार्जित लक्षण, जैसे अगर हम नाखूनों की बात करें, मांसपेशियों की करें, या एक्सपीरियंस अनुभव की बात करें आदि में, क्या है, किसी भी प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ, जीन व गुणसूत्र नहीं पाया जाता। और यही कारण है कि जो उपार्जित लक्षण है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे नहीं ट्रांसफर होते हैं। अगर आप कहें कि मदर बहुत अच्छे नेल्स रखती है, बहुत शेप में रखती है, बड़े रखती है, तो क्या सोचते हैं जो आगे की जनरेशन होगी उनका एकदम ऐसे होगा? नहीं, क्योंकि ये जो नेल्स है ये जेनेटिक कैरेक्टर से अफेक्ट नहीं होते हैं, या किसी आदमी का एक्सपीरियंस है वो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज पास डाउन हो। एक और प्रश्न जो है वो है, बाघों की संख्या में कमी अनुवांशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है?
देखिए, बाघों की संख्या में कमी और उसमें हम जोड़ रहे आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देखते हैं। तीव्र गति से बदलते हुए जो हमारा एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण जो बाघों की संख्या है वो उसमें भी कमी आ रही है। और ये जो बाघों में आनुवंशिक विविधता बहुत कम पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। यदि अगर किसी बाघ को कोई एक बीमारी हो जाए और से संक्रमित हो जाए, तो समान आनुवंशिक गुणों के कारण अन्य बाघों के भी वो जीन संक्रमण से प्रभावित होंगे और एवं उन्हें भी वो बीमारी पास डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमें उनमें जो एक हेरिडेटरी जो एक वेरिएशन है वो उसमें कम देखने को मिलता है। तो हमें बहुत टेक केयर करने की जरूरत है कि अगर एक को कोई बीमारी है तो वो पास डाउन पक्का होगी। हमें मनुष्य में है कि कुछ होती है कुछ नहीं होती है, या कुछ का जब पहले से मालूम होता है तो प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे ले लेते हैं कि वो आगे जनरेशन में नहीं पास हो। लेकिन बाघों में ऐसा नहीं है, और ये एक बहुत, वैसे ही उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन इस कारण और ज्यादा एक उनका स्पीशी पर एक बहुत बड़ा डेंजर है। पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरणीय परिस्थितियां तीव्र गति से बदली है, जिसके कारण बाघों की संख्या में कमी आई है, और यह दर्शाता है कि पर्यावरण में होने वाला परिवर्तन बाघों के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए जो हमारे एनवायरमेंटल जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से बहुत चिंता का विषय है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने जीव इस समय इस धरती पर हैं वो कोई भी एक्सटेंड नहीं हो, वो इस धरती पर रहे। एक और क्वेश्चन है, वे कौन से कारक है जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है? नई स्पीशीज कैसे बनती है? तो शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन, जो अगर हमने देखा डार्विन के उसमें, उन्होंने जिराफ के अगर पढ़ा था कि जिराफ की पहले गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए उसकी वजह से हुई। तो शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, के कहीं एक बहुत ज्यादा एक अगर अचानक ही कोई ऐसा गुणसूत्र में चेंज आ जाए और उससे नई स्पीशी बन जाए और वो फिर उसकी जनरेशन बनती चली जाए, तो वो एक नई स्पीशी ऐसे भी सामने आ सकती है। विभिन्नताओं जिसमें जनन की क्षमता ना हो, ऐसी कोई विभिन्नता जिसमें जनन का जो एक कैपेसिटी है वो नहीं हो, तब भी नई स्पीशीज का वो रहता है। आनुवांशिक विचलन तथा प्राकृतिक वर्ण, कि कैसे हमारा हेरिडिटरी में चेंज हो रहा है या एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से अगर कहीं तो एक कहीं कुछ समानता कुछ बहुत ज्यादा विभिन्नता के साथ एक नई कोई स्पीशीज इस धरती पर हो जाए। तो हम जैसा देखते हैं कि आज के जो अभी हमने प्रश्न देखे हैं उसमें हम ये समझ गए हैं कि वेरिएशन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस अर्थ पे वेरिएशन नहीं चल रहा है, चल रहा है। और अब तो काफी जेनेटिक इंजीनियरिंग से लोग अपने हिसाब से कुछ जीन्स मिला के कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेचुरल वे में भी जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उससे या तो कुछ नई स्पीशीज बन रही है जिसका अभी हमें ज्ञान नहीं है। तो वो हो सकता है बहुत समुद्र तल के नीचे हो, या कुछ ऐसे वो वीरान जंगलों में हो रही हो, हमें नहीं मालूम है। लेकिन चेंज क्यों पहले जो चेंजेस हुआ तो अभी भी वो चेंजेस चल रहे हैं, कब वो सामने आएंगे मालूम नहीं। लेकिन हमारा इस समय काम है कि जो हमारा चैप्टर है उसमें क्या हमने सीखा है उसके उत्तर कैसे देने, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो तैयार हो जाइए इस चैप्टर के पढ़ के इसके प्रश्न उत्तरों के साथ, जैसे आप एग्जाम्स में अच्छी तरीके से आंसर लिख सके। तो अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।